हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेजर क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये आपके सिलेबस में है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए नहायत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आपको आपके एग्ज़ाम में नहायत ही काम आ जाएगी, आपके लाइफ में काम आ जाएगी और आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी इस टॉपिक में ये लेक्चर सुनने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की मेन इंडस्ट्री है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल किससे वाबस्ता है? एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। मतलब हम लगभग 70 to 80% या उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ किस चीज़ से वाबस्ता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे खेती करते हैं तो उसी से रिलेटेड, या बाकी उसके साथ जो बाकी प्रोफेशंस है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। यानी मेन जो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे है अब कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर में तो कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूटर है। अबाउट 80% पीपल इन द स्टेट और कल्टिवेटर्स इन वन फॉर्म और द अदर। 80% लोग खेती से वाबस्ता है, खेती करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, टोटल एरिया स्टेट का एज पर 1992 रिकॉर्ड कितना था? 24.15 लाख हेक्टेयर्स। और उसमें से कितना है? 13,86,867 स्क्वायर किलोमीटर्स कहाँ पे पड़ता है? रूरल एरिया है, यानी गाँव देहात है। यहाँ पे कितने हैं? 13,86,867 स्क्वायर किलोमीटर्स कहाँ पे पड़ता है? गाँव में पड़ता है, देहात में पड़ता है। और बाकी का एरिया सिटीज़ में पड़ता है। लेकिन सिटीज़ में कितना एरिया पड़ता है? 305.4 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 305.4 स्क्वायर किलोमीटर्स। बाकी जो एरिया है बाकी पहाड़ों में पड़ता है, नदी नालों में पड़ता है, लेक्स में पड़ता है। तो मेन एरिया कहाँ पे है? गाँव में है। और गाँव में खाली ज़मीन है, वहाँ पे काश्तकारी होती है, खेती होती है गाँव में। दिस सिग्निफाइज दैट द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ रूरल विथ 6503 विलेजेस। और यहाँ पे मेन जो जम्मू कश्मीर, आप यूटी कहें या स्टेट कहें, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? 6503 या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गांव पाए जाते हैं। और टाउन्स तो गिने चुने ही यहाँ पे है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल ओनली फॉर अबाउट 8.26 लाख हेक्टेयर्स। यहाँ पे जो बताया जाता है कि एग्रीकल्चर कितनी ज़मीन पे यहाँ पे लगाई जाती है, काश्तकारी कितनी ज़मीन पे की जाती है? 8.26 लाख हेक्टेयर। सिर्फ इतनी जगह पे, इतनी ज़मीन पे काश्तकारी यहाँ पे होती है। और बाकी जो ज़मीन है वो या तो नदी नालों के अंदर है, या तो पहाड़ों के अंदर है, या तो ग्लेशियर्स के अंदर है। तो इस तरह से यहाँ का जो एग्रीकल्चर एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो कम है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है जे की इकोनॉमी, जे और लद्दाख की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो ये करता है कंट्रीब्यूट अराउंड 50% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर का है। और 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.25 करोड़, यहाँ पे जो आबादी है आपको पता ही होगा, एज पर 2011 सेंसस 1.25 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे आबादी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। तो यहाँ पे जो 70% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है कहाँ पे? एग्रीकल्चर या इसके अलाइड उससे रिलेटेड जो बाकी, चाहे वो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, चाहे वो कोई और चीज़ करते हैं, उसके ट्रेडर्स वगैरह हैं, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे जो मंडीज़ वगैरह है, मार्केट्स यहाँ पे है, तो उसमें जॉब करते हैं। तो उनका बिल वास्ता या बिला वास्ता एग्रीकल्चर से ही ताल्लुक है। मेजर एरिया इन द स्टेट फॉल्स अंडर द कमांड ऑफ कैनाल इरीगेशन। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम ऑफ इरीगेशन चलता है? अगर यहाँ पे किसी चीज़ की खेती होती है तो इरिगेशन कहाँ से होती है? कैनाल्स से होती है, यहाँ नदी नालों से होती है। यहाँ जो ट्यूबवेल्स वगैरह से नहीं की जाती है अक्सर खेती। यहाँ अक्सर यहाँ पे जो आबपाशी करते हैं वो उनका उसका सोर्स मेनली क्या है? इरिगेशन है, कैनाल इरिगेशन है।
और यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है 7.35 लाख एज पर 2009-2010 रिकॉर्ड, जो कि 35% है। कितना रिपोर्टेड एरिया, रिपोर्टेड जो यहाँ का जो एरिया है उसका 35% पे काश्तकारी होती है। तो नेट सोन एरिया जो है वो है 7.35 लाख इन 2009-2010। तो इसका मतलब है नेशनल एवरेज कितना है, नेशनल एवरेज इंडिया में जो नेट सोन एरिया है वो है 46%। नेट सोन एरिया हो गया वो एरिया जिस पे हम अगर काश्तकारी करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने साल में 2 बार उसमें फसल उगा दी, एक बार आपने वीट लगाया, दूसरी बार आपने राइस लगा लिया, तो आप उसको ज़मीन को एक ही बार काउंट कर लेते हैं। और दूसरा टर्म इसमें क्या है, नेट सोन एरिया में आप इसको एक ही बार काउंट कर लेते हैं, आपने कितने एरिया पे काश्तकारी की वो एक ही बार काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ग्रास सोन एरिया, तो ग्रास सोन एरिया में क्या होता है कि अगर आप 3 बार किसी चीज़ पे काश्तकारी करते हैं, किसी ज़मीन पे अगर आप 3 बार काश्तकारी कर लेते हैं, तो उस ज़मीन को फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर हो गया, तो 1 हेक्टेयर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये बन गए, फॉर एग्जांपल ग्रास सोन एरिया में ये 3 हेक्टेयर बन जाएगा। लेकिन नेट सोन एरिया में ये 1 ही हेक्टेयर है। आपने इस पे काश्तकारी अगर 1 बार की है तो कोई टेंशन नहीं। अगर आपने 2 बार की है तो नेट सोन एरिया में सिर्फ 1 ही बार काउंट हो जाएगा, और ग्रास सोन एरिया में 2 बार काउंट हो जाएगा। अगर आपने 3 बार इस पे काश्तकारी की है, 3 फसल साल में उगा दिए हैं इस पे, तो ये 3 बार काउंट हो जाएगा किस में, ग्रास सोन एरिया में। तो यही फ़र्क हो गया नेट सोन एरिया और ग्रास सोन एरिया में। द प्रोडक्शन लेवल ऑफ पैडी एड्स अबाउट, तो यहाँ पे जो पैडी होती है, यहाँ पे जो राइस की कल्टिवेशन होती है, धान की चावल की कल्टिवेशन होती है, तो उसमें 1 हेक्टेयर कितना देता है, 40 क्विंटल। 40 क्विंटल देता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर देता है कश्मीर में 40 क्विंटल। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, यहाँ पे ही प्रोड्यूस होता है पर हेक्टेयर। प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कश्मीर में ही है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं क्रॉप्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स और दूसरे को बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, दे आर सोन इन मिड सितंबर अप टू जनवरी, मतलब सितंबर से लेके जनवरी तक इनको लगा दिया जाता है, यानी ऑटम सीजन में। आपको पता है अगर आपके यहाँ 4 सीज़न है तो यहाँ पे क्या है, इसको ऑटम सीजन में लगाया जाता है। और हार्वेस्टेड कब किया जाता है, हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है। हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन या मई जून में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसमें कौन कौन सा आ जाता है, वीट आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, बार्ली आ जाता है, पॉपी आ जाता है, इसी तरह से बहुत सारे और भी क्रॉप्स आ जाते हैं। और यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स कौन से हो गए, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हो गए जिनको हम लगाते हैं किसमें, जून जुलाई में लगाते हैं, या उससे पहले भी लगाते हैं, या उसके बाद में भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। और या आप कह सकते हैं इंडिया में अगर आप फॉर एग्जांपल या जम्मू में आप कहेंगे कि मानसून से पहले इनको लगा दिया जाता है, स्प्रिंग सीजन में, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद। तो हार्वेस्ट कब किए जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सा फसल आ जाता है, इसमें आ जाता है राइस आ जाता है, या पैडी आप कहते हैं, मेज़ आ जाता है, मक्की आ जाती है, पल्सेस जो दाल वगैरह बनती है, तो वो उस किस्म के फसल यहाँ पे आ जाते हैं। और क्रॉप्स की कुछ और टाइप्स भी है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस के लिए हम इनको कल्टीवेट करते हैं। कुछ को कहते हैं ये फूड क्रॉप या स्टेपल क्रॉप आप कहते हैं, तो जिनको हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कश्मीर में अक्सर लोग चावल खाते हैं, दिन में 2 बार खाते हैं, तो उसको कहते हैं हम फूड क्रॉप, उसको कहते हैं हम स्टेपल या फूड क्रॉप कहते हैं उसको। और कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनको हम पैसे कमाने के लिए, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए लगा लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में क्या होता है, कौन सा आता है, फाइन सीरियल्स। फाइन सीरियल्स में आता है राइस आता है, वीट आता है, या कोर्स सीरियल आता है, इसमें आ जाता है बाजरा, आ जाता है जवार, रागी, और पल्सेस वगैरह भी इसी में आ जाते हैं फूड क्रॉप्स में। इसमें क्या है, रेड ग्राम या ग्रीन ग्राम आ जाता है। कैश क्रॉप्स कौन से हो गए, कैश क्रॉप्स वो हो गए जिनको हम मतलब बेचने के लिए, जिनको हम ज़्यादा मतलब दिन रात इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने, मतलब उनके बगैर भी हम ज़िंदा रह सकते हैं, उनके मतलब वो उनको ज़्यादा खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको हम बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी इसमें आ जाता है। और हार्टिकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स अगर कहीं पे उगते हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीर में जो सेब उगते हैं, तो उनको लोग घर में थोड़ी खाते हैं, उनको बाहर बेचते हैं मंडीज़ में, फिर बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सभी खाते हैं, मतलब पूरा दिन रात उसी को मतलब चावल के बदले नहीं खाते हैं। स्पाइसेस वगैरह आ जाती हैं, जो भी स्पाइसेस यहाँ है, फॉर एग्जांपल टर्मरिक है, मिर्ची है, बाकी या
डिफरेंट किस्म के स्नॉफ वगैरह जो है, और वेजिटेबल्स भी इसी में आ जाते हैं। और क्या है, ऑयल सीड्स भी इसी में आ जाते हैं, कैश क्रॉप्स जिनको हम बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम बेचने के लिए उगाते हैं। ग्राउंड नट आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है इसमें, अदर कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन या कॉटन वगैरह इसमें आ जाता है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अब हम देखते हैं एक एक करके जो मेजर क्रॉप्स है जम्मू एंड कश्मीर में वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है राइस। कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी इसके लिए जो मौसम की ज़रूरत होती है वो होना चाहिए हॉट और मॉइस्ट, यानी नमी होनी चाहिए इसमें और हॉट होना चाहिए, गर्मी का मौसम होना चाहिए। इसलिए राइस को क्या कहा जाता है, राइस खरीफ क्रॉप है, इसलिए राइस खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप अभी हमने बोला कि इसको मानसून से पहले यानी समर में उगाया जाता है, स्प्रिंग सीजन के बाद यानी गर्मी के मौसम में इसको लगा दिया जाता है। सोन इन मार्च अप्रैल एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। सफिशिएंट वाटर मस्ट कवर द फील्ड्स। तो आपको पता ही होगा कि जो ज़मीन होती है राइस के लिए तो उसमें पूरा पानी भर देना होता है, उसमें पूरा पानी होना चाहिए ऑलमोस्ट तब तक जब तक ये फसल पक न जाए, तो तब तक उसको ऑलमोस्ट डुबा के ही रखना पड़ता है। और जो उसका सिस्टम होता है नीचे उसमें पानी रखना पड़ता है, पानी की लेवल थोड़ा ऊपर ही होनी चाहिए, ज़मीन से ऊपर ही होनी चाहिए इसमें। इट इज़ ग्रोन मोस्टली इन द वैली ऑफ कश्मीर एट 2100 मीटर्स अबव सी लेवल। तो आपको पता ही है कि वैली सतह समंदर से ऊपर है, ज़्यादा ही ऊपर है। तो 2100 मीटर्स की ऊंचाई पे यहाँ ग्रो किया जाता है कश्मीर वैली में। टोटल एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इन वैली ऑफ कश्मीर इज़, तो कश्मीर वैली में राइस कल्टिवेशन के अंदर कितना एरिया है, 3,74,000 एकड़्स है। कहाँ पे, कश्मीर में अंडर राइस कल्टिवेशन, हैविंग ए यील्ड ऑफ 25.5 क्विंटल्स पर एकड़। एक एकड़ में कितना निकलता है, 25.5 क्विंटल्स एक एकड़ में निकलते हैं। और यहाँ पे एक ख़ास बात आपको याद रखनी है, जो राइस है आरएसपोरा में जम्मू में भी कल्टीवेट होता है, कश्मीर में भी कल्टीवेट होता है ये। और आरएसपोरा को क्या कहा जाता है, आरएसपोरा को कहा जाता है या रणबीर सिंह पोरा। ये फेमस है किसके लिए, बासमती राइस के लिए। बासमती एक किस्म का राइस है, वो महंगा चावल है, तो इस किस्म के चावल के लिए ये मशहूर है। और बासमती राइस को हो सकता है कि जल्द ही इसी साल जीआई टैग भी मिल जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। चलिए देखते हैं, जब आ जाएगा तो आपको बता देंगे। पुलवामा इज़ रिगार्डेड एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर। वो तो इससे पहले बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं, लेकिन अब पुलवामा को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, पुलवामा को रिगार्ड किया जाता है कि ये राइस बाउल ऑफ कश्मीर है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोगों ने शिफ्ट किया कल्टीवेशन, वहाँ पे सेब के पेड़ लगा लिए लोगों ने। तो इस तरह से जो ज़मीन है वहाँ पे कम हो गई, किसके लिए, फॉर राइस कल्टीवेशन, उसके लिए ज़मीन कम हो गई मेरे ख्याल में, इसीलिए कुलगाम को ये टैग छीन गया उससे। अब बात करते हैं वीट की। वीट इज़ ए रबी क्रॉप। वीट जो है एक रबी क्रॉप है, यानी ये ऑटम के सीज़न में नवंबर दिसंबर सितंबर के महीने में बो दिया जाता है ज़मीन में, सोन इन सितंबर अक्टूबर, और यू कैन से इट इज़ अ रबी क्रॉप। और ये प्लांट रिक्वायर करता है क्या, कूल एंड समवट मॉइस्ट क्लाइमेट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मौसम क्या होना चाहिए, सर्द मौसम होना चाहिए। कब, जब इसको उगा दिया जाता है, जब इसको ज़मीन में लगा दिया जाता है, तो उस टाइम इसके बिगनिंग में में क्या होना चाहिए, इन द बिगनिंग एंड वार्म एंड ड्राई वेदर इन द हार्वेस्ट। तो जब हार्वेस्ट किया जाता है आपको पता ही है, तो अगर इसमें ज़्यादा बारिश हो जाएगी हार्वेस्टिंग के टाइम तो इसको क्या हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग के टाइम इसमें होना चाहिए ड्राई सीजन होना चाहिए, उसमें कोई किस्म का मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। द एवरेज रेनफॉल शुड बी बिटवीन 50 to 70 सेंटीमीटर्स। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है या कलर चेंज किया है, तो ये पॉइंट आप जान लीजिए कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कभी भी आ सकता है एग्जाम में। तो इसके लिए कितना रेनफॉल चाहिए, 50 to 70 सेंटीमीटर्स, 50 to 70 सेंटीमीटर्स। डेट टू एट इंटरवल्स, वो भी कब चाहिए, इंटरवल्स में कभी कभी इसको ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अभी ज़रूरत पड़ गई, फिर 10-15 दिन के बाद फिर से ज़रूरत पड़ गई, या 1 महीने के बाद इसको ज़रूरत पड़ गई। एक साथ नहीं होना चाहिए ये इतना रेनफॉल। इट इज़ सोन इन अगस्त एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। तो अगस्त सितंबर में इसको सो किया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट दिया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड इन एंटर आउटर प्लेन एंड द आउटर हिल्स। तो जो प्लेन एरियाज़ है जम्मू के या कश्मीर के, यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है, या हिली एरियाज़ में भी इसको कल्टिवेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ आर कुटवा, रणबीर सिंह पोरा, सांबा एंड रियासी। तो
यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है किसकी, जो वीट है। टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ वीट इन जम्मू रीजन इज़ 31,000 एकड़्स। तो जम्मू रीजन में 31,000 एकड़्स अंडर क्या है, राइस कल्टीवेशन 31,000 एकड़्स। तो कश्मीर में कितने हैं, 78,000 एकड़ कश्मीर में किसके अंडर है, वीट कल्टीवेशन के अंडर है। तो जम्मू में 31,000 है वीट के अंडर, तो कश्मीर में है 78,000 एकड़्स अंडर वीट कल्टीवेशन। और लद्दाख में कितना है, 7,000 एकड़्स अंडर वीट कल्टीवेशन। और वीट क्या है, लद्दाख में वीट एक खरीफ क्रॉप है, यानी इसको बहार के मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में बो दिया जाता है, स्प्रिंग के मौसम में इसको लगाया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको, जून या जुलाई अगस्त सितंबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। यानी ये खरीफ क्रॉप है कहाँ पे, लद्दाख में। और जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर रीजन्स में ये रबी क्रॉप है। अब बात करते हैं मेज़ की, मक्की की। मक्की एक खरीफ क्रॉप है, यानी कब ग्रो किया जाता है, स्प्रिंग सीजन में, अप्रैल मई जून के महीने में इसको लगा दिया जाता है। इट रिक्वायर्स हॉट ड्राई क्लाइमेट, इसके लिए जो मौसम होना चाहिए वो होना चाहिए हॉट मौसम, गर्म होना चाहिए। इसके लिए रेनफॉल फॉर मेज़ कितना ज़रूरत है, मेज़ के लिए रेनफॉल होना चाहिए 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर, इसके लिए रेनफॉल होना चाहिए। इट इज़ सोन इन मई टू जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त टू नवंबर। अभी मैंने यही कहा था। इट इज़ कल्टिवेटेड इन करेवा लैंड्स एंड इन द वैली ऑफ कश्मीर ऑन अबाउट 3,03,000 एकड़्स पे ये कल्टीवेट होता है, कहाँ पे, कश्मीर में। कौन सा, मेज़। और ये पहाड़ों वगैरह में भी उगता है। अब बात करते हैं बार्ली की। इट इज़ लार्जली ग्रोन इन डोडा किश्तवाड़ में ये उगाया जाता है बार्ली। एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना है, 5,000 एकड़्स इसके अंडर है। और लद्दाख में जो वेराइटी बार्ली की कल्टीवेट की जाती है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रिम वेराइटी। सॉरी, लद्दाख में ग्रीन वेराइटी ऑफ बार्ली कल्टीवेट की जाती है, इसको आप याद रख लेना। अब कुछ ऑयल सीड्स भी यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसमें क्या आता है, रेप सीड, मस्टर्ड, लिन सीड, सिजेम, टोरिया, कॉटन सीड, जो मोस्ट प्रोमिनेंट वेराइटीज़ ऑफ ऑयल सीड्स यहाँ पे है। तो उनके लिए क्या चाहिए, दे रिक्वायर हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो उनके लिए हॉट क्लाइमेट होना चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए। और ये जो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड है, यहाँ पे मस्टर्ड के लिए, मस्टर्ड कब लगाया जाता है, मस्टर्ड एक क्या कहते हैं उसको, रबी क्रॉप है। ये नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है। They are grown all over Kashmir province, but the chief oil seed producing areas are Anantnag and Srinagar. अनंतनाग और श्रीनगर में मेनली ये ग्रो करते हैं, लगाए जाते हैं। 60300 हेक्टेयर इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस प्रोड्यूस ऑयल सीड्स एज ऑफ, तो 60,300 हेक्टेयर्स के ऊपर कल्टीवेशन होती है किनकी, ऑयल सीड्स की। एज पर रिकॉर्ड ऑफ 2017-2018 इतने हेक्टेयर्स पे कल्टीवेशन होती है किनकी, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ऑयल सीड्स की। अब बात करते हैं पल्सेस की। बहुत सी ज़्यादा किस्म के पल्सेस यहाँ पे उगाए जाते हैं, अगर बड़े पैमाने पे नहीं उगाए जाते हैं लेकिन छोटे पैमाने पे गांव देहात में उगाए जाते हैं। और उनके लिए क्या क्लाइमेट होना चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए उनके लिए। तो दे आर लार्जली ग्रोन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड एंड द पल्सेस ऑफ कश्मीर आर वेल नोन फॉर देयर क्वालिटी। तो कश्मीर की जो पल्सेस है वो उनको मतलब दुनिया भर में या इंडिया में पजीराई है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और महंगे भी मिलते हैं। तो इसमें राजमा आ जाता है, चना वगैरह आ जाता है, इसमें बहुत ही जो मूंग होता है या बाकी किस्म की दाल वगैरह है, तो इसमें ये चीज़ें आ जाती है। और राजमा की बहुत सारी किस्में आप जो मार्केट में देखते हैं, बहुत सारी किस्में कश्मीर में उगाई जाती है। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे उगाया जाता है। अब बात करते हैं सेफ्रॉन की, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पे हो, चाहे वो कश्मीर के लेवल पे, जम्मू एंड कश्मीर के यूटी के लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे था। तो सेफ्रॉन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे ये क्रॉप्स सिलेबस में हो या ना हो, सेफ्रॉन के रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक एंगल से आता है, चाहे जनरल नॉलेज के लिहाज से आए, चाहे किसी और लिहाज से आ जाए, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो क्या है यहाँ पे,
सेफ्रॉन इज़ ए कैश क्रॉप, ये एक कैश क्रॉप है। इसको बेचने के लिए, इसको इनकम जनरेट करने के लिए लोग लगाते हैं। इसको घर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको क्या नाम दिया जाता है? इट इज़ कॉल्ड एज द गोल्डन हार्वेस्ट। गोल्डन हार्वेस्ट आप याद रख लेना। और जूट को क्या बोलता है? गोल्डन फाइबर। जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, लेकिन सेफ्रॉन को बोलते हैं गोल्डन हार्वेस्ट। कल्टिवेटेड ऑन द पापोर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। तो इसको कब लगाया जाता है? पापोर के जो करेवाज है उन्हीं पे लगाया जाता है इसको। और कहाँ किस महीने में? जुलाई अगस्त के महीने में इसको लगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। इन करेवाज ऑफ पापोर, कहाँ? पापोर के करेवाज में। पापोर कहाँ पे फॉल करता है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैंने इसकी और इसको हाईलाइट यहाँ पे किया है। पापोर फॉल करता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। कभी आपको आ सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में सेफ्रॉन ग्रो करता है, तो पापोर तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, या आपको पता नहीं होगा कि पापोर तो बिल्कुल श्रीनगर के नज़दीक है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कश्मीर वालों को तो कम नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जो जम्मू वाले या लद्दाख वाले हैं तो उनको तो कभी हो सकता है मेरे ख्याल में। तो इसलिए मैंने यहाँ इस पर पुलवामा को हाईलाइट किया। तो ये कहाँ पे पड़ता है? सेफ्रॉन ग्रो किया जाता है पापोर टाउन में, जो कहाँ पे पड़ता है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। इट इज़ ऑन ए स्पेशली मेड स्क्वायर बेड्स। और इसको यहाँ पे अगर आप फिगर डायग्राम में देख सकते हैं तो इसके लिए बेड बनाए जाते हैं ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ पे थोड़ा सा नाली बनाई जाती है, थोड़ा सा नीचे इसको ऊपर रखा जाता है, थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है। और यहाँ पे जो पानी वगैरह निकलने के लिए जगह बनाई जाती है, नाली बनाई जाती है, यहाँ पे नदी थोड़ी सी बनाई जाती है। Square beds. Each bed measures 1.5 meter and is provided with narrow trench on all the sides to prevent the accumulation of water। तो जिसकी वजह से क्या है कि अगर यहाँ के ये थोड़ा सा ऊपर बनाया जाए, अगर इसको टेबल की शक्ल में बनाया जाए, यहाँ से भी थोड़ा नीचे है, यहाँ से भी इसको ड्रेन है, यहाँ से ड्रेन है, यहाँ से ड्रेन है, तो इसको पानी से बच, ये पानी से बच जाएगा। इसको पानी से अगर बारिश भी हो जाए तो इसको पानी से प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, क्योंकि पानी यहाँ से चला जाएगा, इधर से इधर साइड से चला जाएगा। तो इसीलिए इसको बेड्स के अंदर उगा दिया जाता है, बेड्स के अंदर लगाया लिया जाता है। ऐसे बेड बनाए जाते हैं, इसी पे उगाया जाता है। द सॉइल इज़ अलूवियल एंड लैक्स्ट्राइन। तो अलूवियल सॉइल इसके लिए ज़रूरत होती है, जो कि पापोर में पाई जाती है। अबाउट, जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। अबाउट 3000 एकड़्स और अंडर सेफ्रॉन कल्टिवेशन। 3000 एकड़ कहाँ पे है? सेफ्रॉन कल्टिवेशन के अंडर है। कहाँ पे? पापोर में। स्मॉल एरिया इन किश्तवाड़ एंड भद्रवाह। भद्रवाह और किश्तवाड़ में भी थोड़ा सा एरिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा सेफ्रॉन है? पापोर का सेफ्रॉन। ना कि इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ओनली सेफ्रॉन इन वर्ल्ड ग्रोन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 16,000 मीटर्स। तो ये दुनिया का वाहिद ऐसा सेफ्रॉन है जिसको 16,000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे उगा दिया जाता है। और क्या है ये जो सेफ्रॉन है, बाकी दो वर्ल्ड में कुछ ही जगहों पे ज़्यादा उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ से के बाद आता है नंबर ईरान का, और स्पेन में भी उगाया जाता है। लेकिन कश्मीर का जो सेफ्रॉन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कश्मीरी सेफ्रॉन को 2020 में जीआई टैग भी मिला है। तो जीआई टैग कौन सी एजेंसी देती है? जीआई टैग इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसके जैसा कोई नहीं है। जीआई टैग का मतलब ये हो गया कि ये किसी जगह की स्पेशलिटी है, ये किसी जगह की स्पेशलिटी है। जो सेफ्रॉन कहाँ पे उगाया? पापोर में उगाया जाता है, वो दुनिया में कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है। कौन देता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, यही अलॉट कर लेता है। और इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर ये आता है। तो सेफ्रॉन को जीआई टैग 2020 में मिल गया। तो मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेफ्रॉन का फ्लावर है, तो इसमें से कोई चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है, जो सेफ्रॉन क्यों इतना कॉस्टली है, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लाल वाली चीज़ है, सबसे महंगा सेफ्रॉन वो हो गया जिसमें सिर्फ ये लाल वाली चीज़ ये पाई जाए। और उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद उसका नंबर आता है जिसमें ये येलो कलर वाला भी और लाल कलर वाला भी, ये दोनों चीज़ें होती है। ये दूसरे नंबर पे आ जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है, उसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा पत्ते वत्ते होते हैं। यहाँ ये फूल के जो पत्ते वत्ते होते हैं, तो ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से जो सबसे महंगा सेफ्रॉन होता है तो उसमें सिर्फ ये इंक्लूड होते हैं। और बाकी जो और दो किस्म के सेफ्रॉन है, मेनली 3 टाइप्स। इसका कलर भी डिफरेंट होता है, किसी का रेड होता है, किसी का येलो होता है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। बहुत ही ज़्यादा पैदावार होती है जम्मू एंड कश्मीर में फ्रूट्स की। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें यहाँ पे उगाए जाते हैं एप्पल्स के खेत, यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से हैं?
एप्पल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, पियर्स, चेरीज, प्लूम्स, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, मलबेरी, पीचेस, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स। और इनके लिए जो क्लाइमेट होना चाहिए वो कौन सा क्लाइमेट होना है, कूल क्लाइमेट होना चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। तो इसके लिए कश्मीर का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा फिजेबल है, तो इसी वजह से ये इतनी सारी वेराइटीज़ यहाँ पे ग्रो करती है। और जे.एंड.के हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन एक्सपोर्ट जोन फॉर द एप्पल्स एंड वॉलनट। इंडिया में इसको एक्सपोर्ट जोन करार दिया गया है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एप्पल्स एंड वॉलनट्स के लिए इसको एक्सपोर्ट जोन करार दिया गया है, क्योंकि यहाँ का जो सेब है, यहाँ का जो वॉलनट है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है, डिफरेंट स्टेट्स में जाता है। हॉर्टिकल्चर इज़ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द जे.एंड.के जीडीपी। तो जे.एंड.के की जीडीपी के लिए जो हॉर्टिकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अबाउट 3.50 लाख टन ऑफ फ्रूट्स और प्रोड्यूसड एनुअली, मोर देन 2 लाख टन और एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पे 3.5 लाख टन, 3.5 लाख टन यहाँ पे हर साल निकलते हैं। कितने? 3.5 लाख टन यहाँ पे फ्रूट निकलता है, और उसमें से 2 लाख टन को एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, इसलिए यहाँ को इसको एक्सपोर्ट जोन करार दिया गया है। प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 16.36 लाख मीट्रिक टन इन 2007-8 टू 24.94 lakh metric tons with turnover of 6,000 crore approximately in 2015 and 2016। तो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चर का के जो प्रोडक्ट्स है, वो जो इसमें फ्रूट्स आते हैं या नट्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसका कितना इंक्रीज़ हो गया? 16 पॉइंट कितना था? 16.35 लाख मीट्रिक टन कब उगा था? 2007-8 में। और ये कहाँ तक पहुँचा? 24.94 लाख मीट्रिक टन ये पहुँच गई पैदावार। कब? 2015-2016 में। 2016 में इतना ज़्यादा हो गया। अब बात करते हैं जो यहाँ पे जो मेजर फ्रूट्स पाए जाते हैं, उसमें से एप्पल मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पे फ्रूट है। तो द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल, ए मेजर क्रॉप, इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.73 मीट्रिक टन्स पर हेक्टेयर टू 10 to 12 metric tons and a turnover of 5,000 crore was reported during 2013-2014। तो एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज़ हो गई? 1.73 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर ज़मीन कितना देता था? पर हेक्टेयर एक बाग कितना देता था? वो देता था 1.73 मीट्रिक टन, जो कि इंक्रीज़ हो गई 10 to 12 मीट्रिक टन। कब? तब से मतलब आज के ज़माने में ये 10 to 12 मीट्रिक टन देता है। एंड टर्न ओवर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इंक्रीज, ओ नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। जो एप्पल की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई 1.73 मीट्रिक टन से इंक्रीज़ हो गई, और कहाँ तक पहुँच गई? 10 to 12 मीट्रिक टन। और इसमें टर्नओवर कितना मिला? स्टेट को कितना टर्नओवर मिला? 5,000 करोड़ का टर्नओवर मिला। 5,000 करोड़ का जो पैसा मिला स्टेट को। कश्मीर इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे एप्पल हो जाते हैं? कश्मीर में ही प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हिमाचल में प्रोड्यूस होता है, बाद में और स्टेट्स उत्तराखंड वगैरह भी आ जाते हैं। बारामूला इज़ मेजर प्रोड्यूसर इन कश्मीर। सोपोर तहसील हैज़ एशियाज़ सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे फ्रूट प्रोड्यूस होता है? बारामूला में। उसके बाद कभी शोपियान का नंबर आता है, कभी कुपवारा का नंबर आता है। तो ये दोनों इधर उधर चलते रहते हैं, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनका भी नंबर आता है। सोपोर में जो है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है। इट इज़ नोन एज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। सोपोर को कहा जाता है एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, इस बात को याद रख लेना आप। लेकिन कभी कभी अगर आपके ऑप्शन में सोपोर नहीं है, शोपियान है, तो शोपियान को टिक कर देना। लेकिन अगर शोपियान है, सोपोर है, तो सोपोर को ही टिक कर देना। एप्पल ऑफ शोपियान इज़ रिकॉर्डेड एज बेस्ट वैरायटी। तो शोपियान के जो एप्पल है उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, और बहुत ही हाई क्वालिटी के एप्पल्स पाए जाते हैं शोपियान में। इतने हाई क्वालिटी के एप्पल ना तो हिमाचल में पाए जाते हैं, ना तो कश्मीर के किसी और डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, इसलिए शोपियान के जो एप्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है।
मोस्ट फेमस एप्पल कहाँ कहाँ के हैं, शोपियान के हैं। और एप्पल टाउन किसको कहते हैं, सोपोर को मेनली कहते हैं। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है फिर शोपियान आप टिक कर लेना अगर शोपियान प्रेजेंट है। वेराइटीज़ ऑफ एप्पल में क्या आ जाता है, अम्बरी आ जाता है, महाराजी आ जाता है, गोल्डन आ जाता है, जमूरा आ जाता है, और अमेरिकन आ जाता है, रीका रेड आ जाता है, कुल्लू या रेड गोल्डन या फोकला या बल्गेरिया वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह एप्पल्स की बहुत सारी वेराइटीज़ है कश्मीर में, और इनका टेस्ट भी अलग अलग होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी है। अब बात करते हैं नट्स के बारे में। मेनली जो वालनट है, इंडिया में जो 90% ऑफ वालनट जो आता है इंडियन मार्केट में, वो कहाँ से आता है, इंडिया में प्रोड्यूस जो होता है 90% ऑफ वालनट इज़ फ्रॉम कश्मीर। तो 90% कंट्रीब्यूशन किसका है, कश्मीर के वालनट का। बाकी 10% इधर उधर से आता होगा, लेकिन जो 90% वालनट है कश्मीर से ही इंडिया जाता है। और इसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ आ जाती है, इसमें आ जाता है कागज़ी, बुरजुल या सुलेमान एट्सेट्रा वैरायटीज़ आ जाती है। और इसमें कागज़ी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसका जो छिलका होता है, ऊपर से जो कांच होती है वो बहुत ही मतलब पतली होती है, उसको मतलब हाथ से उठा सकते हैं। बुरजुल वगैरह और सुलेमान ये और वैरायटीज़ है इसकी। आलमंड्स भी यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो कहाँ पे मेनली प्रोड्यूस होते हैं ये आलमंड्स के जो मतलब ट्रीज़ वगैरह प्रेजेंट है मोस्टली पुलवामा टाउन में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है उसी के एक साइड में पाए जाते हैं। और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, कश्मीर जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है आलमंड्स का इंडिया में। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स को हम ग्रो करते हैं मतलब एडिशनल क्रॉप के सूरत में। वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत सारे उगाए जाते हैं, बहुत सारे लोग उगाते हैं। क्या उगाते हैं, डिफरेंट ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, जिसमें पोटैटोज, टर्निप, कैरोट, स्पिनच, टमाटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ओनियंस, लोटस, ब्रिंजल, गॉड, बिटर गॉड एट्सेट्रा। तो बहुत सारी मतलब सभी वेराइटीज़ वेजिटेबल्स की ग्रो करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली में, तो बडगाम में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उगाई जाती है वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट वहाँ से बहुत सी ज़्यादा मतलब स्टेट्स को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से कश्मीर से बाहर भी जाता है। बडगाम के जो वेजिटेबल्स होते हैं तो बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन की जाती है बडगाम में, श्रीनगर के एडजेसेंट ही पाया जाता है। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो बाकी लोग हैं या बाकी जगह यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे भी वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक और किस्म का क्रॉप है, उनको बोलते हैं जायद क्रॉप, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स हम किन को बोलते हैं, जिनको हम इन एडिशन टू रबी एंड खरीफ क्रॉप के अलावा अगर हम कोई फसल लगाते हैं, चाहे सीज़न के बीच में लगा लेते हैं, चाहे एंड पे लगा लेते हैं, तो किसी भी सूरत में इन चीज़ों को लगाया जाता है फॉर एग्जांपल कंज्यूम करने के लिए, छोटे पैमाने पे लगाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं जायद क्रॉप। जो क्रॉप्स मेनली कल्टीवेट होते हैं उसके अलावा, जायद का मतलब हो गया इन एडिशन। तो इन एडिशन टू अदर क्रॉप्स, इन एडिशन टू फॉर एग्जांपल वेट, राइस, बार्ली, इन चीज़ों को भी उगाया जाता है, तो इसलिए इनको जायद क्रॉप बोलते हैं। और क्या है यहाँ पे प्रोमिनेंट, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, सिल्क की कल्टीवेशन यहाँ पे होती है। सिल्क एक्चुअली कल्टीवेट नहीं होता है, सिल्क के लिए यहाँ पे दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। एक होता है ज़रूरत सिल्क वर्म की ज़रूरत होती है, क्या होती है, सिल्क वर्म की ज़रूरत होती है। दूसरी होती है मलबेरी ट्री की। तो यहाँ पे हम कल्टीवेट करते हैं, पहले तो कल्टीवेट करते हैं जो उगाए जाते हैं मलबेरी के ट्रीज़। बाकी हम सिल्क वर्म्स को लाते हैं, उनको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे उनकी प्रोडक्शन करते हैं। तो ये दो चीज़ें जब हमारे पास होती हैं तो इनसे क्या बनता है, सिल्क बनता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी है सिल्क की, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, श्रीनगर में भी है। तो यहाँ पे सिल्क की फैक्ट्रीज़ भी पाई जाती हैं। तो सिल्क वर्म्स को इन्हीं ये जो मलबरी के लीव्स है, मलबरी के ट्रीज़ के लीव्स जो है इनको फीड किए जाते हैं। तो ये इससे जो अगर आपने देखा होगा मलबरी का पत्ता, तो उससे निकल जाते हैं थोड़े से वो फाइबर्स वगैरह,
और यहाँ पे क्या चीज़ बनती है, ये तो क्रॉप में नहीं आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वूल भी पाया जाता है। कौन सा वूल यहाँ पे पाया जाता है, जो कि मेनली हासिल किया जाता है शीप्स वगैरह से, शीप से या गोट से। उसके जो बाल होते हैं उसको काट दिया जाता है, उसको शेड किया जाता है, तो वो चीज़ें फिर इस्तेमाल की जाती है वूल बनाने में। तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ का है, जो मेरिनो शीप है, या आप कह सकते हैं कि जो लद्दाख का पश्मीना गोट है, तो उसका जो वूल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो फेमस है। पश्मीना पश्मीना के शॉल आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो मैंने लिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट सोसाइटी या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। तो अगर आप इनको चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल है, या इसको देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना प्रोड्यूस होता है, कौन से फ्रूट्स किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, कितना प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2017-18 का है और ये 2018-9 का है, प्रोडक्शन इन मीट्रिक टन्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है जे.एंड.के का, जे.एंड.के की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स का, तो वहाँ से मैंने डाटा लिया है। ये इसको हम ऑथेंटिक ही कह सकते हैं। ये तो अप्रोप्रिएट होता है, पूरी तरह से 100% सच नहीं होता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑथेंटिक डाटा अगर डाटा का सोर्स अगर है तो वही यही वेबसाइट, इन्हीं की जो सोर्सेज है गवर्नमेंट के सोर्सेज। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना या कमेंट कर लेना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।